पिछले पार्ट में हमने देखा कि मैंने अपने पैसों से गांव के लिए नेशनल हाईवे तक जाने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई थी, लेकिन जब मेरे पापा धान लेकर घर लौट रहे थे तो गांव वालों ने सड़क पर बैरियर लगाकर उन्हें रोक लिया। लियू दाजुआंग ने झूठा बहाना बनाकर मेरे पापा से 2000 रुपए का टोल टैक्स मांगा और बारिश में घंटों खड़ा रखा। मैंने सरपंच को फोन किया, लेकिन उसने भी गाँव के नियमों का बहाना बनाकर मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। अपने बूढ़े पिता को बारिश में बेइज्जत होते देखकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा और मैं सीधे उस ड्यूटी रूम के सामने पहुंच गया जहाँ लियू दाजुआंग बैठा था। अब आगे वह दांत उड़ेते हुए घमंडी चेहरे के साथ मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अरे बड़े मालिक, लौट आए हो तो नियम मानने पड़ेंगे। मैंने पीछे लगे हाइट बैरियर की तरफ उंगली की। ये किसने लगाई? लियू दाजुआंग हंसा और बोला, गांव कमेटी ने फैसला लिया है गांव की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, ताकि भारी गाड़ियां सड़क खराब न करें। मैंने कहा, मेरे पापा का ट्रैक्टर फार्मिंग व्हीकल है, ये हैवी ट्रक की कैटेगरी में नहीं आता। लियू दाजुआंग बोला, मैं कह रहा हूँ तो आता है। जो छेंग, तुम्हारे पास पैसा होगा, लेकिन इस गाँव में सरनेम लियू है, जो नहीं। वह मेरे करीब आया और सिगरेट की बदबू मेरे चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, 2000 तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक डिनर का खर्च होगा, पैसे दो और बैरियर खुल जाएगी। मैंने उसकी बात अनसुनी की और सीधे फोन निकालकर गांव के सरपंच लियू फुकाई को कॉल लगाया। जब सड़क बन रही थी तब यही लियू फुकाई मेरा हाथ पकड़कर लगभग घुटनों पर बैठ गया था। फोन जुड़ा और दूसरी तरफ मजोंग टाइल्स टकराने की आवाजें आ रही थी। हेलो, कौन? लियू फुकाई की आवाज चिड़चिड़ी थी। लियू अंकल, मैं जो चैंग बोल रहा हूँ, मैं गांव के बाहर खड़ा हूँ। कुछ सेकंड चुपी रही, फिर वह हंस पड़ा। अरे बड़े भतीजे, तुम लौट आए, पिता से मिलने आए हो क्या? मैंने कहा, मेरे पापा का ट्रैक्टर लियू दाजुआंग ने रोक रखा है और 2000 का फाइन मांग रहा है, क्या आपको पता है? उसने कहा, हाँ मुझे पता है, दाजुआंग सिर्फ नियमों के हिसाब से काम कर रहा है। मैंने गुस्से में कहा, ये सड़क मैंने बनवाई थी, अपने ही घर का अनाज ले जाने के लिए भी पैसे दूं? उसने जवाब दिया, ऐसे मत बोलो, सड़क तुमने बनाई थी, सही है, लेकिन तुमने इसे गांव को डोनेट कर दिया था ना। अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और नियम सबने मिलकर बनाए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फोन पकड़े हुए मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही गांव के लोग इतने शेमलेस हो सकते हैं। लियू अंकल, इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरे पापा लगातार खांस रहे हैं, धान भी भीग कर खराब हो जाएगा। उसने लंबी सांस लेकर कहा, भतीजे मेरी मजबूरी समझो, मुझे पूरे गांव के लिए जिम्मेदार रहना पड़ता है। अगर तुम्हें छूट दे दी तो बाकी सब भी यही करेंगे और सड़क बर्बाद हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली। तो आपका मतलब है कि ये पैसे देने ही पड़ेंगे? उसने कहा, नियम तो नियम है, मैं खुद उसे नहीं तोड़ सकता। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैं मोबाइल की डेड टोन सुनता रहा और बारिश में खड़े ट्रैक्टर को देखता रहा। मेरे पापा फिर खांसे और कमर झुकाकर खड़े हो गए, इतने बूढ़े और बेबस लग रहे थे। उधर लियू दाजुआंग घमंडी हंसी हंस रहा था। सुना ना, सरपंच ने भी कह दिया, चलो पैसे निकालो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, 2000 में तो ससा सौदा हो रहा है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा जो पूरी तरह घमंड से भरा था और अचानक हंस पड़ा। ठीक है लियू दाजुआंग, तुम जीत गए। मैंने वॉलेट निकाला, 20 लाल नोट गिने और सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिए। लो पैसे, अब बैरियर खोलो। वह जल्दी जल्दी नोट उठाकर जेब में भरने लगा। पहले ही दे देते तो इतना झंझट नहीं होता। वह धीरे धीरे